अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के हवाले से। मैं अपने आम देखने वाले लोगों को यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि साइनसिस क्या है। मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको यहाँ पे ये समझाऊँगा कि साइनसिस एक्चुअली हमारी नाक के पीछे हवा की नालियाँ या सुरंग टाइप एक रास्ते से गए हुए हैं जो कि हवा से भरे हुए होते हैं। इनको साइनसिस कहा जाता है। अगर इन साइनसिस में किसी किस्म की वर्मी कैफियत या सोजिश वाली कैफियत पैदा हो जाए तो उसको साइनोसाइटिस कहा जाता है। ठीक है। अब साइनोसाइटिस बुनियादी तौर पे पैरानाइजल साइनसिस जिनको कहा जाता है, ये बुनियादी तौर पे 4 किस्म के हैं। ठीक है, यानी कि ये 4 पेयर होते हैं, 4 जोड़े होते हैं और टोटल तादाद में ये 8 होते हैं। देखिए मैं हाथ लगा के आपको बताता हूँ, ये फ्रंटल साइनसिस हैं, ठीक है, ये इथमोइडल साइनसिस हो गए, ठीक है, और मैक्सिलरी साइनसिस हो गए, और एक पीछे की तरफ आंखों के पीछे हमारे पड़े होते हैं स्फीनोइडल साइनसिस उनको कहते हैं। अगर इन साइनसिस में से किसी में भी वर्मी कैफियत पैदा हो जाती है तो उसको साइनोसाइटिस कहा जाता है। अब इसकी हम अलामात की तरफ आते हैं कि इसमें अलामात क्या कुछ हो सकती हैं। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी साइनोसाइटिस अगर किसी को होता है तो वो बहुत ज़्यादा मिसडायग्नोस होता है। उसकी तशख़ीस में हमें फिर भी लैब्स की, एक्सरे की, सीटी स्कैन की, ब्लड टेस्ट की और जो स्पूटम कल्चर है उसकी मदद लेना पड़ती है, क्योंकि इसकी अलामात काफ़ी सारी जो हमारी एलर्जिक रेनाइटिस हो गए मुख्तलिफ, यानी नाक कान गला के जो अमराज हैं उनसे मिलती जुलती है। देखिए इसकी जो बुनियादी अलामात हैं जो हमें अक्सर हम मरीज़ों को जिनका मुआयना करते हैं तो उनमें हमें मिलती हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। चेहरे पे भारीपन का एहसास होता है, ठीक है, इस चेहरे के दर्दों के साथ साथ सर दर्द की कैफियत रहती है। ये बच्चा या टीन एजर जब अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो मुतालिया करता है किसी भी हवाले से, तो जब नीचे झुक के देखता है तो उनको सर पे बोझ महसूस होता है। और जो हमारे भाई बहन भाई जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें देखें जब वो रुकू में या सजदे में जाते हैं तो उस वक्त तो इनको फ्रंटल साइनोसाइटिस की कैफियत में सर पे बहुत बोझ महसूस होता है। अक्सर लोग जिनको मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है तो उनकी यहाँ पे इन लेयर्स पे बोझ का एहसास होता है, ठीक है। इसके साथ दांत का दर्द होना, ठीक है, और आप ये देखते हैं कि इन लोगों में मेंटली मतलब वो स्पिरिचुअली डाउन हो जाते हैं, उनकी यादाश्त कमज़ोर होती है। यादाश्त कमज़ोर क्यों होती है? क्योंकि जब उनकी नींद पूरी नहीं होगी साइनोसाइटिस की वजह से तो उसके साथ उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, और नींद डिस्टर्ब होने के वजह से आगे वो जाके मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बाती कैफियत में या जहनी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। इसके साथ छींकों का बार बार आना या नाक की बंद रहना, रात को सोते हुए एकदम से सांस बंद होने का एहसास होना और मुँह से सांस लेने की तकलीफ़, खराटे लेना, ठीक है, ये सारी की सारी साइनोसाइटिस की अलामात हैं। अब यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि साइनोसाइटिस एक्यूट भी हो सकता है, मतलब ये चंद घंटों से लेकर चंद दिनों की में भी मुहित हो सकता है, और इसके अलावा ये हफ्तों महीनों पे भी हो सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं, ये जो मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ ये डॉक्टर अलेक्जेंडर की रिसर्च है, वो ये कहते हैं कि अगर 3 महीनों से ज़्यादा साइनोसाइटिस रहे तो इसकी वजह से साइनसिस की जो दीवारें हैं उसमें इस किस्म की तब्दीलियाँ आ जाती हैं जो कि इर्रिवर्सिबल होती हैं, जिसको ठीक करना दवा के ज़रिए मुमकिन नहीं होता। अब हम इसकी वजूहात की तरफ आते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। देखिए मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा ये है कि आपको किसी किस्म का भी इन्फेक्शन नाक कान गले का हुआ, उसका बरवक़्त इलाज नहीं किया गया या गलत किस्म का इलाज किया गया, उसको दबा दिया गया, उसकी जो बलगम है या जो उसकी रतूबत है उसको ठहरा दिया गया। जैसे कि आम सुनने में लोग कहते हैं कि आपको अगर नज़ला ज़ुकाम हो, वायरल इन्फेक्शन है, तो वो 1 हफ़्ता या 3-4 दिन लेता है कम से कम ठीक होने में। लेकिन अगर आप उसे ज़बरदस्ती किसी भी हवाले से दबाने की कोशिश करेंगे तो वो आपके दब जाता है और वो पीछे साइनोसाइटिस वाली कैफियत पैदा कर सकता है। तो इस वजह से इस किस्म की कैफियत में मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी एलोपैथिक, होम्योपैथिक या हर्बल किसी किस्म की अद्वियात हैं वो लेने से इज्तनाब किया जाए। अद्वियात होम्योपैथिक अगर हम कहते हैं तो वो इस वजह से लेनी चाहिए क्योंकि ये आपकी रतूबात को दबाती नहीं है, वो उस जो मतलब फ्लू है या जो नज़ला ज़ुकाम है उसकी कैफियत को बेहतर कर देती हैं, ठीक कर देती हैं। इसके अलावा आप ये आते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात ऐसी हैं जो कि साइनोसाइटिस पैदा करती हैं। रिसर्चेज यही डॉक्टर अलेक्जेंडर के मुताबिक जो उन्होंने तहकीक की है अमेरिका में, उनके मुताबिक वो लोग जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने की अद्वियात ले रहे हैं, उनमें और जो लोग इमोशनली या जज्बाती तौर पे किसी ट्रॉमा में मुब्तला हैं वो
या मिर्गी के दौरों में या किसी किस्म की कैफियत में मुब्तला हैं, डिप्रेशन के लिए ख़ासकर जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, उनमें साइनोसाइटिस पैदा होने का रुझान बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस है, मतलब हमारा जो माहौल है, अगर उसमें जो प्रेशर है हवा का वो नॉर्मल नहीं रहता या वो उस मरीज़ के मुताबिक नहीं है जिसमें वो आसानी से सांस ले सकता है, उसका जिस्म आसानी से ग्रोथ कर सकता है, अगर वो उसके मुताबिक नहीं है तो उसमें भी साइनोसाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि अक्सर लोग जिनको कि आपने सुना होगा कि थंडर स्टॉर्म आया, मतलब ये बारिश या तूफ़ान आंधी आने से पहले उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको छींकें लग जाती हैं, उनकी सांस बंद होने लगती है, उनको गला बंद होते हुए महसूस होता है, तो वो उस टेम्परेचर या उस जो क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बर्दाश्त करने की उनमें सलाहियत कम होती है। अच्छा, अब इसकी मैनेजमेंट की तरफ हम आ जाते हैं। ये मैं बहुत मुख्तसर और जामे आपको करके बता रहा हूँ। एक वजह इसमें एक ये है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, माने हमल की अद्वियात या गोलियां जो ली जाती हैं, वो भी इसको पैदा करने की एक वजह बनती हैं। ठीक है, दांत दर्द की कैफियत आपको इसमें मिलती है, ओरल कैविटी, कान इसमें बंद रहते हैं। ठीक है, हम मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैनेजमेंट इसमें देखें जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये है कि आप ऐसे लोग जो कि ज़्यादा देर सोते हैं, उनमें भी साइनोसाइटिस का रुझान बढ़ जाता है। होना ये चाहिए कि अगर साइंटिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि आप 6 घंटे या 5 घंटे जो आपका स्लीप टाइम है, इससे ज़्यादा वक्त आप बिस्तर पे ना गुजारें। अगर इससे ज़्यादा वक्त आप बिस्तर पे गुजारेंगे तो आपकी जो रतूबात हैं अंदरूनी जो साइनस इसमें पैदा हो रही हैं वो जमने लग जाती हैं, उससे आगे जाके साइनोसाइटिस वाली कैफियत पैदा हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा यह है कि फ्रेश एयर वेंटिलेशन आपकी चाहिए। अगर आप बंद माहौल में, बंद कमरों में रह रहे हैं तो अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलें, अपनी तामीरात इस किस्म की रखें कि वहाँ पे ताज़ा हवा का भी आना जाना हो और विटामिन डी यानी कि सूरज की शुआएं भी आपको वाफर मिकदार में मिलें, जिससे आपकी ये रतूबात बेहतर रहेंगी। कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे विगरस एक्सरसाइज, मतलब तेज़ भागा जाए या लंबे लंबे सांस ली जाएँ तेज़, तो इससे भी साइनसिस की या साइनोसाइटिस की कैफियत को मुकाबला करने में आसानी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ये अगर वो इस साइनोसाइटिस की कैफियत में एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी वो कैफियत या उनकी तकलीफ बढ़ जाती है, तो उनको फिर चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक ही ये एक्सरसाइज अडॉप्ट करें। इसके साथ आप ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के यूकलिप्टस या जो है ये मिथानोल इस्तेमाल किया जाता है नीम गर्म पानी में, नमक मिला पानी में इसे इस्तेमाल करके गर्गल्स के लिए यानी गरारों के लिए, और नाक में जैसे हम वज़ू करते हुए पानी डालते हैं उसके लिए किया जाता है, ताकि वो इसकी रतूबत को, जो साइनोसाइटिस है उसकी रतूबत को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा साइनोसाइटिस है। इसके अलावा मैं यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि होम्योपैथी में साइनोसाइटिस का, क्रोनिक साइनोसाइटिस हो या एक्यूट साइनोसाइटिस हो, मतलब नया है या पुराना साइनोसाइटिस है, इसका बेहतरीन मैनेजमेंट और बेहतरीन इलाज मौजूद है। और ऐसे मरीज़ जिनको कि डॉक्टर्स ने सफाई का या ऑपरेशन वगैरह का रिकमेंड किया है, वो किसी भी किस्म का ऑपरेशन और किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ करवाने से पहले और हैवी किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करने से, इवन के नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दी जाती हैं, वो इस्तेमाल करने से पहले होम्योपैथिक इलाज आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि इससे आपकी सेहत, आपकी ओवरऑल कैफियत में बेहतरी होगी। और रीलैप्स होने से होम्योपैथिक इलाज हम क्यों करवाएं, क्योंकि इसमें यह है कि रीलैप्स होने से बार बार जो इसकी रिकरेंस होती है उससे भी आप बच सकते हैं। और डाइट के हवाले से मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मैनेजमेंट में आप डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, दूध से बनी हुई चिकनाहट वाली चीज़ें, मलाई हो गया, पराठा वगैरह हो गया, ये साइनोसाइटिस वाली कैफियत में इज्तनाब करना चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं, इस पे जो रिसर्च हुई है उसमें ये कहा जाता है कि वो तुर्स चीज़ें इस चीज़ को उसको निकाल देती हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड फ़िलहाल नहीं है। हर मरीज़ को अपने डॉक्टर की तजवीज़ करदा मैनेजमेंट के मुताबिक ही चलना होगा। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियोस हम आपके पब्लिक की जो है मेडिकल नॉलेज प्रोवाइड करने के हवाले से ही बना रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा ले सकें। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।